हेलो साथियों, नमस्कार। मैं पारस कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस फिर एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप लोग ये सारे प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो निश्चित ही यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्या है। अधिगम में खालिस्तान ने प्रभाव का नियम दिया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं और जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन डी, थारनडायक। क्या है? अधिगम में थारनडायक ने प्रभाव का नियम दिया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। जो यहाँ से नए क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, थारनडायक ने अधिगम या सीखने के मुख्यतः 3 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं? 3। ध्यान रखिए नियम को। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, ये तीनों ही नियम किसने दिए हैं? थारनडायक ने, जो कि अधिगम या सीखने के नियम कहे जाते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना अब यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। जो हमें ऑप्शन सी में दिया है यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं, जिससे कि आपका बिल्कुल जो क्वेश्चन है क्लियर हो जाएगा। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना। निसंदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सहज तथा उद्देश्यपूर्ण बनाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से बताना है कौन संवेग है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना क्या होगा? ऑप्शन बी। डर क्या है? डर एक संवेग है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। देखिए क्या है, संवेग वास्तव में व्यक्ति के आंतरिक भावों के अचानक तीव्र होने तथा विवेक प्रक्रिया के नियंत्रण से मुक्त व्यवहार के परिलक्षित होने की स्थिति को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, और मैकडूगल ने कुल 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। ठीक है, मैकडूगल ने क्या है? 14 प्रकार के संवेग बताए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: डर, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, कृतिभाव और आमोद। तो इस तरह से मैकडूगल ने क्या है? 14 संवेग बताए हैं। और यहाँ बताना था मैं कि कौन सा एक संवेग है। तो यहाँ पर जो डर है वो क्या है? एक संवेग है, बाकी ये संवेग नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आप सभी से रिक्वेस्ट डियर साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। चलिए क्या है देख लेते हैं क्वेश्चन। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर ये सभी। तो देखिए, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में जो सहसंबंध है वो पाया गया है धनात्मक, जो हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता 2 अलग अलग घटक होते हैं, फिर भी इन दोनों घटकों को धनात्मक संबंधों के द्वारा जोड़ा जाता है। बुद्धि का स्तर बढ़ने पर सृजनात्मकता में वृद्धि होती है और बुद्धि के घटने पर सृजनात्मकता में कमी आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद क्या है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? बताना यहाँ पर 4 ऑप्शन में से क्या राइट आंसर अपना हो जाएगा। तो आपको बता दें, जो संवेदी प्रेरक या इंद्रिय गामक अवस्था है इसमें 0 से 2 वर्ष तक के बालक आते हैं और इसके साथ यह संबंधित किससे है? यह है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, इससे यह संबंधित है। जो हमें ऑप्शन बी में दिया था यही अपना राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया हुआ है? एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है वर्गीकृत किया जाएगा। एक बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 105। बताना है बालक किस कैटेगरी में आएगा? श्रेष्ठ बुद्धि वाले में, सामान्य बुद्धि वाले में, सामान्य से अधिक बुद्धि या फिर मंद बुद्धि। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, सामान्य बुद्धि में आएगा 105 बुद्धि लब्धि वाला बालक। इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं, जिससे कि यहाँ से जो और नए क्वेश्चन बनते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्या है, टर्मन ने 1916 में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के आधार पर बालकों के बुद्धि लब्धांक को मापकर उनको निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया है। यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक है तो वह बालक प्रतिभाशाली बालक होगा, और यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 121 से 130 के बीच में है तो वो होगा प्रखर बुद्धि वाला, और 111 से 120 के बीच है तो तीव्र बुद्धि, और 91 से 110 के बीच यदि बुद्धि लब्धि है तो वो सामान्य बुद्धि वाला माना जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में कितना था? 105, मतलब वो 91 और 110 के बीच में आ रहा है, इसलिए वो वाला कैसा है? सामान्य बुद्धि बालक हो जाएगा। और 81 से 90 मंद बुद्धि बालक होगा, 71 से 80 अल्प बुद्धि बालक, 71 से कम जड़ बुद्धि बालक होगा। ये सारे ही पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ से आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, जिसमें से बताना है कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। पहला है, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, बिल्कुल सही है। यह सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, ये भी सही है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी में है, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो देखिए ये जो कथन है वो असत्य है, क्योंकि बुद्धि क्या है? स्थायी नहीं है, बल्कि कैसी है? अस्थायी है। कैसी है? अस्थायी है, और अपरिवर्तनशील होने की जगह क्या है? परिवर्तनशील है। ये विशेषता है बुद्धि की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के। बताना है बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति हो गया, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता, इनका संबंध है बालक के किस विकास से है। तो देखिए कल्पना शक्ति, बुद्धि और निर्णय ये क्या है? बालक की मानसिक विकास से संबंधित है, जो हमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ऑप्शन है वंशानुक्रम, सही है। परिवार का वातावरण, ये भी सही है। परिवार की सामाजिक स्थिति, ये भी सही है। और उपरोक्त समस्त। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना क्या होगा? उपरोक्त सभी। ये सभी क्या हैं? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में क्या है? सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो देखिए सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क परिवार से, श्रेष्ठजनों से और विद्यालय से सीखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इन सभी से। ठीक है, सामाजिकरण में क्या होता है? बच्चे और वयस्क परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं और श्रेष्ठजनों से भी सीखते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्या है। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, और जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से, जो हमें ऑप्शन ए में दिया है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम व्याख्या से समझ लेते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए क्या है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है। बालक पहले अक्षरों
फिर शब्दों और अंत में क्या है, वाक्यों को सीखता है। अतः इनके मध्य साहचर्य होना अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर अपना क्या था, ऑप्शन ए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। चलिए, क्या है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। जो अनुकरण की प्रक्रिया होती है, बताना है जो शिशु होता है वो सबसे पहले किसका अनुकरण करता है। ऑप्शन है व्यंजन वर्णों का, स्वर वर्णों का, स्वर व व्यंजन वर्णों का, या फिर शब्दों का। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना क्या होगा, ऑप्शन डी, शब्दों का। क्यों होगा, इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या है, शिशु को अक्षर का ज्ञान नहीं होता है। सही बात है, जो शिशु होता है उसको अक्षर का ज्ञान तो होता नहीं है। वह उसी बात को अनुकरण करने की कोशिश करता है जिसे वह सुनता है। अतः शिशु सर्वप्रथम शब्दों का अनुकरण करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। तो जो सामान्य बुद्धि बालक होते हैं वो 34 माह की अवस्था में क्या है, बोलना सीख जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर अपना राइट आंसर अपना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर अपना है वो है ऑप्शन ए, अपसारी चिंतन। क्या है, अपसारी चिंतन किससे संबंधित है, सृजनात्मक से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इस चिंतन के अंदर व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए हुए होते हैं और उसमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकालना होता है। जैसे जली माचिस से लोग तरह तरह के होम डेकोरेटर बना लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आ भी चुका है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है क्रो एवं क्रो का, जो हमें ऑप्शन डी में दिया है। यही अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इसके बाद, सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है, ये तो सही है। सृजनशील बालक साहसी नहीं होता, तो भैया ये कथन सत्य नहीं है। क्योंकि सृजनशील बालक साहसी होता है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पर क्या है, असत्य कथन छांटना था। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सृजनशील बालकों के कुछ प्रमुख यहाँ पर गुण दिए गए हैं। जैसे जो सृजनशील बालक होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं, साहसी होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, नवाचारी होते हैं और समायोजन करने की क्षमता होती है। तो इतने सारे गुण होते हैं सृजनशील बालकों की। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए आप लोग, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रकृति पोषण विवाद, तो यह संबंधित किससे है। इसका संबंध है आनुवांशिकी एवं वातावरण से, जो हमें ऑप्शन डी में दिया है। ये अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या है, देखिए यहाँ पर प्रकृति शब्द व्यक्ति की आनुवांशिकी संरचना से संबंधित है, जो उसे जन्म से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तथा पोषण शब्द वातावरण से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति वृद्धि एवं विकास करता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का योगदान होता है, किंतु वर्तमान में यह विवाद तेजी से उत्पन्न हुआ है कि व्यक्ति के व्यवहार पर किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। तो यही विवाद प्रकृति पोषण विवाद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्रकृति का मतलब क्या था, आनुवांशिकी। ठीक है, और पोषण का मतलब संबंध था वातावरण से, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद में क्या है,
परिवार एक साधन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो परिवार एक साधन है किसका? अनौपचारिक शिक्षा का, जो हमें ऑप्शन ए में दिया है, ये अपने यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिवार ही बालक का प्राथमिक विद्यालय होता है तथा माता पिता को ही बालक के प्रारंभिक शिक्षक माना जाता है। इनसे प्राप्त ज्ञान अनौपचारिक होता है तथा इसी ज्ञान से बालक में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास होता है। ठीक है, तो डियर साथियों, इस क्लास में हमने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। मुझे उम्मीद है आपको क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया और रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले समय में और भी नए नए वीडियो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।